हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, सीधे पॉइंट टू पॉइंट। सो कम टू द पॉइंट। जो आज हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी। दिस इज द स्टार्टिंग वीडियो, बिगिनिंग वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज जनरेटेड फ्रॉम फिलोसफी। फिलोसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, और दर्शन शास्त्र के बारे में, फिलोसफी के बारे में आप लोगों को बीएड में जान चुके हो, आप लोगों ने बीएड में पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी। तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसका जो जनरेशन हुआ है वो हमारा फिलोसफी से हुआ है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट बनने से पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट बनने से पहले इसको फिलोसफी के अंदर ही हम लोग स्टडी करते थे। हम लोग यही मानते थे कि साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन दो बंदे थे, दो पर्सन, देयर वर टू पर्सन्स, जिनका नाम था प्लेटो और एरिस्टोटल, जिन्होंने इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस किया। हमसे जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एजुकेशन साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक क्लास। ये बेसिक क्लास है साइकोलॉजी की, इसलिए मैं आप लोग को पूरे जनरेशन से समझा रहा हूँ कि ये कहाँ से जनरेट होता है सब्जेक्ट। इसलिए जो की पॉइंट्स हैं समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं क्या इसको हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी ये दो पर्सन कहलाते हैं हमारे, प्लेटो और एरिस्टोटल, आप लोग की स्क्रीन पर, जिन्होंने इसको साइंस ऑफ सोल कहा। डेवलपर कंट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो ग्रीक या ग्रीस में हुआ है, जिसको हिंदी में ग्रीक यूनान भी कहते हैं। और जो फर्स्ट लैब थी साइकोलॉजी की, इट वाज बिल्ड इन 1879 इन जर्मनी, एंड द पर्सन वाज विलियम वुंड। विलियम वुंड वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल लैब, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब ऑफ द वर्ल्ड इन 1879। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ही वॉज मिस्टर एन सेन गुप्ता इन कैलकाटा। इन 1916 ही established द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन इंडिया। इन साइकोलॉजी वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एज यू नो वेरी वेल दैट कि इस दुनिया में वी गाइज, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर क्वाइट डिफरेंट ड्यू टू देयर नेचर and their behavior. We come to the conclusion that in psychology we just studied the behavior of humans and animals, and mainly जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है हमारे ह्यूमंस। और इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है एजुकेशन में, क्योंकि हम लोग जो टीचर्स हैं वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग स्टेप रखते हैं हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट की तरफ, और यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द टॉपिक और एग्जामिनर का फेवरेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन साइकोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वो साइकोलॉजी से ही हुई है। इट इज़ ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम साइकोलॉजी, और इसकी जो सबसे पहले स्टडी हुई थी वो 1920 में अमेरिका में की थी। और इस सब्जेक्ट को साइकोलॉजी से एक डिफरेंट सब्जेक्ट बनाने का क्रेडिट जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को, जिन्होंने इसे एक साइकोलॉजी से एक अलग सब्जेक्ट माना और इसको सेपरेट कर दिया। इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। इनको एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो फिर आपका आंसर एडवर्ड थॉर्नडाइक होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करने के लिए मैं आपको बीएड की क्लासेस की जैसे पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। वी आर हियर फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी। किशोर मनोविज्ञान के फादर कौन है? तो हिज नेम इज़ मिस्टर स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी। और इन्हीं का जो फेमस है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा जब आप लोगों ने अपने टीन एज में स्टेप रखा होगा। जैसे आप लोग टीन एज में आए होंगे, या जब भी आपने सुना होगा, किसी ने आपको समझाया होगा या नहीं समझाया होगा, हो भी सकता। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा, किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। ये स्टेटमेंट दिया गया था मिस्टर स्टैनली हॉल के द्वारा। इन इंग्लिश इट सेज दैट टीन एज कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड स्टॉर्म।
इस स्टेज से कहीं ना कहीं आप और हम कभी ना कभी गुजरे जरूर हैं और इनके जो एक एक शब्द हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हिज नेम वॉज मिस्टर जोहान पेस्टोलॉजी, जो कि पेस्टोलॉजी के नाम से ज़्यादा फेमस हैं। और इन्होंने ही 3H और 4H का कंसेप्ट दिया था चाइल्ड डेवलपमेंट में। उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम जो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सबसे पहले एक ओवरी में जो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो हेड की होती है, आफ्टर दैट हार्ट की फॉर्मेशन होती है, आफ्टर दैट हैंड की फॉर्मेशन होती है, और आफ्टर दैट उन्होंने उस चीज़ में एक चौथा H जोड़ा था जिसको कहते हैं हेल्थ। तो 3H यहाँ पे जो डील करता है वो हेड, हार्ट और हैंड से डील करता है, जबकि जो 4H कंसेप्ट है उसमें उन्होंने ऐड किया था हेल्थ को भी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर, किंडरगार्टन मेथड। ये बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग किसी भी इंटरव्यू में जाइए आप लोगों से ये सवाल सीधे पूछा जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ मैं। किंडरगार्टन मेथड को बनाने वाले थे मिस्टर फ्रॉबेल। मिस्टर फ्रॉबेल इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। जो आप लोग LKG UKG सिस्टम आज देख रहे हैं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं मिस्टर फ्रॉबेल। अकॉर्डिंग टू हिम, अ चाइल्ड इज़ अ प्लांट, टीचर इज़ अ गार्डनर एंड स्कूल इज़ अ गार्डन। मतलब वो कहना चाहते हैं कि बच्चा एक पौधा है, टीचर माली है और जो स्कूल है वो एक बगीचा है, और उसके हर एक बगीचे की जिम्मेदारी माली की होती है। तो एज यू नो वेरी वेल दैट क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे के पूरे बगीचे को हरा भरा बनाए रखने की, वो कहीं ना कहीं एक टीचर की होती है, एक माली की होती है। तो इट्स अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर लाइक ए गार्डनर इन अ गार्डन। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, सीधे जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसी पे बात हो रही है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उससे पहले बढ़ने से पहले एक नोट आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। रूसो का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इनका पूरा नाम था जीन जैक्वस रूसो, जो कि रूसो के नाम से ज़्यादा फेमस है, जिसको शॉर्ट में जे रूसो के नाम से जाना जाता है। वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अप्लाई। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। किसी ने कहा होगा आपसे कि बालक एक खुली किताब है, जिसको जैसे चाहो, एक कोरी किताब है, एक सफ़ेद पेज है, वाइट पेज है, ओपन बुक है, कोरा पन्ना है, ऐसी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो ये एक फेमस स्टेटमेंट है रूसो का, जिसमें उसने कहा है कि बालक एक खुली किताब है जिसका अध्ययन अनिवार्य रूप से एक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो सेज दैट अ चाइल्ड इज़ एन ओपन बुक विच अ टीचर मस्ट कंपल्सरीली स्टडी। तो ये हो गया एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रूसो का, जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे शामिल किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जो हमारा मेन पॉइंट है, हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ सम ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू द ओल्ड एज। बर्थ टू ओल्ड एज, वो ये कहना चाहता है कि जब से आदमी पैदा होता है और जब से आदमी जब तक बूढ़ा होता जाता है तब तक सिर्फ और सिर्फ सीखता जाता है। तो उसके हिसाब से जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो इन सब का सम अप है, योग है लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, जो भी उसने अनुभव ज़िंदगी से सीखे हैं, जन्म से लेकर के उसके बुढ़ापे तक, या कहें जन्म से लेकर उसके मरण तक। हम तो ये मानते हैं जन्म से लेकर के मरने तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता जरूर जाता है, लेकिन क्रो एंड क्रो इसको मानते हैं बर्थ टू ओल्ड एज, जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक। नेक्स्ट इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है एजुकेशन साइकोलॉजी को कुछ इस तरीके से कि इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन साइकोलॉजी द टीचर विल बिकम लाइक अ हॉललेस बोटमैन विच कैन नेवर अटेन इट्स डेस्टिनेशन। इनके अनुसार ये मानते हैं कि अगर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं आती है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आता है एक टीचर को, तो वो उस नाविक के जैसा है जिसके पास पतवार नहीं है, पतवार विहीन नाविक के जैसा है जो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब अगर एक टीचर को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है, तो उसके लिए उसको एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ना कि सिर्फ पता होना चाहिए, उसको एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाई करना भी आना चाहिए, नहीं तो फिर वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। खैर ये तो बात हुई क्रो एंड क्रो की, आप लोग छोड़िए, बस आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये आपको पहुंचना है और पहुंचना है, ये बात अपने आप से कहते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे BF स्किनर की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ये मानते हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंदर हम शिक्षण और लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, शिक्षण और अधिगम के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन सेज दैट कि एजुकेशन साइकोलॉजी सर्व्स एज अ फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर। ये मानते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक नींव का पत्थर है किसी भी टीचर की तैयारी में। जब वो शिक्षा देने से पहले जो तैयारी करता है
तो उसमें जो एक नींव का पत्थर होती है वो है हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी। सो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारे स्टीफन की, और स्टीफन कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। उनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक क्रमबद्ध अध्ययन है शैक्षिक विकास का। ये स्टीफन की डेफिनेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो कुछ स्टेटमेंट थे वन लाइनर जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो पूछ लिए जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। यूँ तो इसका क्षेत्र इसका जो फील्ड है वो बहुत ब्रॉड है। अकॉर्डिंग टू स्किनर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करती हैं। मीन्स ऑल द मेथड्स, जितने भी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है, उन सभी के जो फील्ड है वो सारा का सारा फील्ड एजुकेशन साइकोलॉजी में आता है। इट इंक्लूड्स जैसे कि लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक चाइल्ड क्राइम, मोटिवेशन, पनिशमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी शामिल हो जाती हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में। इस सब की हिंदी आप लोगों को बता देता हूँ। लर्नर होता है हमारा शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, बुद्धि, विशिष्ट बालक, बाल अपराध, अभिप्रेरणा, सजा, ये सारी कुछ चीज़ें थी। एजुकेशन साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है एक टीचर की लाइफ में, क्यों एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, उसी सारे पॉइंट्स को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस किया हुआ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट है इसमें, वो आता है आप लोगों का इफ़ेक्टिव टीचिंग। इफ़ यू वांट टू मेक योर टीचिंग इफ़ेक्टिव, अगर आप लोग चाहते हो कि लोग आपका नाम जाने, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फेमस, कि वो कोई टीचर हैं, मतलब माउथ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल दूर दूर तक प्रशंसा हो, इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए आप लोगों को एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बेसिस पर ही जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बड़े आसानी से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, इजी बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इफ़ यू नो अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू नो अ चाइल्ड। एक बच्चे को जानने के लिए भी एजुकेशन साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर हैं, अगर आप अपने स्टूडेंट को एक बेटर वे में जानते हैं, उसे समझते हैं, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं, अगर आप अपने लर्नर या अपने स्टूडेंट की नॉलेज भी रखते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल टीचर हो। अदरवाइज़ अगर आपको पता ही नहीं है आपके बच्चे के बारे में जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो, तो यू आर अ फेलियर। थर्ड पॉइंट में बात करूं तो सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मौका भी ये सब्जेक्ट आपको देता है, और ये आसानी से इस सब्जेक्ट के साथ में आप लोग अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपनी पोटेंशियल्स को जान सकते हो, और आप टाइम के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अपनी नीड्स को, अपने वे ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के 24 घंटे क्लास में सिर्फ बुक, नॉलेज, बच्चे, टीचर और ये सब बातें नहीं चलनी चाहिए। बच्चों को ये मीन्स टीचर इज़ द फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ एक फैसिलिटेट कराता है बच्चों को। अब एक टीचर को एक मेंटर की फॉर्म में काम करना होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो इन सारी चीज़ों से रूबरू कराता है हमें एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी, जैसे टीचर का मन होगा, जो चाहेगा टीचर जैसे चाहेगा वैसे पढ़ाएगा, जो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, पनिशमेंट से लेकर के मेंटल, फिज़िकल, कैसा भी टॉर्चर वो एक स्टूडेंट को कर सकता था। लेकिन अब नहीं है, एज यू नो वेरी वेल दैट कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में आपको बच्चे के, उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर बच्चों को पढ़ाना होगा। और दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना, सबसे बड़ी उपलब्धि है अभी तक की। तो आप कहीं पे भी जाते हो, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आप कैसे पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, कौन से मेथड यूज़ करोगे। तो याद रखिएगा, अब आप
कुछ भी नहीं है, आपके सामने जैसा लर्नर होगा वैसे आप लोगों को अपनी साइकोलॉजी, अपनी मेथड्स, अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें टीचर इस बात पे एम्फोसिस करता है कि बच्चे की जैसी इंटरेस्ट हैं, जैसे उसके पोटेंशियल्स हैं, उसके हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। और मेनली जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है वो इस बात पे एम्फोसिस करता है, मेन फोकस करता है कि लर्निंग बाय डूइंग से जो बच्चा चीज़ें सीखता है, जो नॉलेज उसको लर्निंग बाय डूइंग से मिलती है, वो लॉन्ग टर्म नॉलेज होती है जो उसके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। इसके लिए उन्होंने कुछ मेथड सजेस्ट किए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो लोग यूज़ भी करते हैं अपनी टीचिंग में। प्लेवे मेथड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डेमोन्स्ट्रेशन एक मेथड होता है, किंडरगार्टन एक मेथड होता है, इसके अलावा हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक मेथड होता है। ये सारे के सारे जो मेथड हैं वो हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी की ही देन है, जो आज हम लोग अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के बारे में बात चलिए, टीचिंग एड्स के बारे में बात कर रहे हैं। टीचिंग एड्स को टीएलएम भी कहते हैं, टीचिंग एड्स को टीएलएम भी कहते हैं। अब टीएलएम क्या होते हैं, तो टीएलएम से इज़ दैट, टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आपका जो बीएड का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टर्म है। आप लोगों ने सबने टीएलएम बनाए हैं रात के 2-2 बजे तक जाग करके, जब आप लोग की मैक्रो टीचिंग चलती है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ही बात हो रही है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उनका जो मेन एम होता है वो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हमारा लर्नर है उसके इंटरेस्ट को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे जो हम लोग उसको सिखाना चाहते हैं वो उस चीज़ को कैसे सीखता है, कितने कंसंट्रेशन के साथ वो आपकी बात को सुनता है, और उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली हम लोग ये टीचिंग में, तो आप लोगों को जैसे सबको सजेस्ट किया जाता है अपनी मैक्रो टीचिंग में कि अपना टीएलएम बेस्ट बनाइए, वर्किंग भी बनाइए। जिस दिन फाइनल टीचिंग होती है, फाइनल टीचिंग के दिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो टीएलएम हो वर्किंग हो। आप सबने बनाया होगा अपने टाइम पे, यू नो वेरी वेल दैट कि एक टीएलएम का टीचिंग में कितना बड़ा रोल होता है और हम कितने इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं अपने लर्नर्स के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अब हमारा डायरेक्शन एंड कंसल्टेशन, निर्देशन एवं परामर्श। इसी के बेसिस पे एक जो टीचर होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिमाग में रख करके अलग अलग बच्चों को अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग डायरेक्शन और उनको कंसल्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनके हिसाब से सॉल्यूशंस बताता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डायरेक्शन और कंसल्टेशन में आ जाती हैं, और ये सारे के सारे हम लोग जितनी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो आता है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की बात चल रही है। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसको कहते हैं निर्णय देना। लिटरली मीन्स टू पास जजमेंट। फाइनली हम लोगों को क्या देना होता है, जजमेंट पास करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इवोल्यूशन करते वक्त आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है इवोल्यूशन से रिलेटेड तो ये पूछा जाता है कि आप इवोल्यूशन करते समय किस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब कौन सी चीज़ें जो आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए इवोल्यूशन के टाइम पे। तो याद रखिए जो आपका जो पर्सनल मैटर्स हैं, जो अपने पर्सनल मैटर्स हैं स्टूडेंट के साथ में, उन चीज़ों को आप कभी भी शामिल नहीं करेंगे इवोल्यूशन के टाइम पे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और करना भी यही चाहिए। आपके जो भी पर्सनल मैटर्स हैं स्टूडेंट के साथ में, जब आप उनके इवोल्यूशन कर रहे हैं, जब आप उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उस चीज़ को बीच में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्लास डिवीज़न। हम लोग बात करेंगे क्लास डिवीज़न की, कक्षा के विभाजन की। तो क्लास डिवीज़न का नाम सुनते ही अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आप अपनी क्लास को कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका होता है क्लास को डिवाइड करने का। हम क्लास के डिवीज़न में अपनी क्लास के डिवीज़न में IQ को बेस मानते हैं, और IQ के बेसिस पे हम लोग शार्प बच्चों को, एवरेज बच्चों को, और जो थोड़े से लो होते हैं, लो या उनको बिलो एवरेज बोलते हैं, बस इनके बेसिस पे हम लोग क्लास को डिवाइड कर लेते हैं। एक बेसिस के अलावा एक और क्लास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड। शारीरिक रूप से जो बच्चे विकलांग होते हैं उनके बेसिस पर भी, जिनको कम सुनाई देता है, दिखाई देता है, उनके बेसिस पर भी हम लोग क्लास को डिवाइड करते हैं। और हमें उन बच्चों को, उनकी पोजीशन को क्लास में ठीक तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि
जो भी हमारे आउटकम्स हैं लर्निंग के, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको आसानी से अचीव कर सकें। इसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए सामने। ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं चीज़ों को। जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टीचर को सबसे ज़्यादा कौन परेशान करता है, एक टीचर को क्लास में सबसे ज़्यादा किस तरीके के बच्चे परेशान करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि जो बिलो एवरेज हैं वो बच्चे परेशान करते होंगे। नहीं, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं हम लोगों को शार्प, जिनका IQ लेवल हाई होता है, वो बच्चे एक टीचर को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। एक टीचर का जो मेन एम होता है क्लास में, वो होता है लर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज़ करना। वो चाहता है कि जो उसका लर्नर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख जाए। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि जो उसकी जो लर्निंग है, जो लर्निंग के आउटकम्स हैं, वो किसी भी तरीके से मैक्सिमम अचीव हो जाए और वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाए, यानी कि जो उसका लर्नर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाए। लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, जो लास्ट पॉइंट है हम लोगों का सामने लिखा है मोटिवेशन, और ये लाइफ में कितना ज़रूरी है ये मुझे बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। क्या मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं है। यू गाइज आर माई इंस्पिरेशन मान के चलिए। मोटिवेशन मिलना और एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मोटिवेशन का काम आप लोग कैसे भी कर सकते हो, वर्बल कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो, किसी को शाबाशी दे करके कर सकते हो, किसी को अच्छे शब्द बोल करके कर सकते हो। बस लाइफ में याद रखिए, आप लोग मोटिवेट रहेंगे तब अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, और लाइफ के लिए ये मॉरल बूस्टर का काम करते हैं। हमें मोटिवेशन किसी भी फॉर्म में मिल जाता है, तो मोटिवेट रहिए। और इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टू द पॉइंट इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज। जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।